थैंक यू फॉर कमिंग। फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये फिल्म जो है 4 घरेलू महिलाओं की कहानी है और ये उन महिलाओं की कहानी है जो अपने घरों में सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठती हैं, फिर उसके बाद बच्चों के टिफिन से लेकर के, पति के टिफिन से लेकर के घर के सारे काम काज करते करते रात को लेट नाइट सोने जाती हैं। और ऐसी एक रूटीन जिंदगी वो बरसों से, सदियों से जीती चली आई है। तो ऐसी 4 औरतें एक एडवेंचर ट्रिप पर निकलती हैं और कैसे उनका पूरा जीवन बदलता है, उसकी कहानी है ये। बाकी तो ट्रेलर देखकर आप लोगों को काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा ही होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार ढंग से कही गई कहानी है। रिश्तों की कहानी है, लेकिन बहुत मज़ेदार ढंग से कही गई कहानी है। और बाकी आगे आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें, बात करना चाहें। मेरा नाम गौरव है, मैं न्यूज़ रूम पोस्ट है, तो मैं एंटरटेनमेंट की खबरें कवर करता हूँ। सबसे पहले आपसे जो डायरेक्टर हैं कमल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि जो सिनेमा घर है, बॉक्स ऑफिस जो है, वहाँ पर लार्जर देन लाइफ जो है वो सिनेमा चलता है। वहाँ पर वो सिनेमा चलता है जो मास ऑडियंस को जो है पसंद आए। आपकी फिल्म मास ऑडियंस के लिए ऐसा क्या खास है? लार्जर देन लाइफ आपकी फिल्म में ऐसा क्या है जिसके लिए ऑडियंस आपको देखने आए? उसके बाद मेरा सवाल स्वरा जी से है और आप तीनों से है कि आपने किरदार की इमोशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं। स्वरा जी ने अभी कुछ दिन पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बॉयकॉट चलता है, जो बॉयकॉट ट्रेंड चलता है, वो कोई एक लोग है, एक वर्ग है, वो करता है। मैं स्वरा जी से जानना चाहूँगा ऐसा कौन सा पैमाना उनके पास है जिससे वो ये तय करती हैं कि बॉयकॉट जो है वो कोई एक गैंग करती है या कोई एक वर्ग करता है। आपने सैफ्रॉन कलर का नाम भी किया था, जिक्र किया था, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ मैं कि पहली बात ये कि लार्जर देन लाइफ सिनेमा और रियल सिनेमा, दोनों सिनेमा ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ऐसा नहीं है कि जो रियल सिनेमा है वो मज़ेदार नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। और इसकी मॉस अपीलिंग इसलिए भी बहुत है क्योंकि ये उन महिलाओं की कहानी कह रही है जिनको आज तक हाशिए पर रखा गया है और आज तक जिनके बारे में जो थैंकलेस लाइफ अपनी जीती चली आई है और जिनके बारे में कभी शिद्दत से बहुत सेंसिबल होकर खुद के घर के लोगों ने ही कभी सोचा नहीं है। तो ये कहानी उन औरतों के बारे में है और उनके जीवन के कुछ सपनों की कहानी भी ये कहती है। तो मेरे ख्याल से तो इसकी अपील बहुत है और हिंदुस्तान की हर महिला को ये फिल्म देखनी चाहिए और महिलाओं को ही क्यों, उनके साथ में घर के सारे लोगों को देखनी चाहिए। तो उनको जरूर कहीं ना कहीं जो है ना उनके दिल को ये बात छुएगी, मेरा विश्वास है इस फिल्म के साथ। इमोशनल जर्नी है तीनों का, स्वरा जी का जरूर लेना चाहेंगे तो। इतनी मोहब्बत मत करो ना स्वरा जी से। काफी आप लोगों के प्यार ने मेरे करियर को उजागर किया हुआ है। आप खुले मन से बात रखते हैं ना इसीलिए। So इस फिल्म में मैं I'm playing the character of नेहा, जो बहुत ही आइसोलेटेड है उसकी ज़िंदगी में। She's isolated from her husband, she's isolated from her in-laws, her parents, her yaars, her child and from herself. मैंने ऑलवेज ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं यूजली अब तक जो एक अर्बन सेटिंग में हो, तो ये पहली बार मुझे मौका मिला to play a character which was about a housewife from a small town. So I really loved the script the first time I heard it. I think Kamal has written a very empathetic and a nuanced script, and I connected with Neha immediately because I think हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं जब लाइफ चल रही है ना, अडल्टिंग चल रही है, हम अपने आप को भूल जाते हैं और आपके यार जो हैं वही होते हैं जो आपको याद दिला देते हैं कि आप क्या हो, कितनी खूबसूरत हो, आपका दिल कितना खूबसूरत है। So for me that is what I connected with in this film. मेरे लिए जब मैंने ये फिल्म पहली बार कमल जी से सुनी, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई हैव टू डू दिस फिल्म। मैं एक आउटसाइडर हूँ, आई एम नॉट एन इंडस्ट्री किड, तो हमारे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट जिसमें आपका अच्छा किरदार हो, स्ट्रॉन्ग किरदार हो, जहाँ आपका परफॉर्मेंस के लिए स्कोप आपको मिले, वो बहुत कम होते हैं। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। We get good scripts with good meaty characters where you can actually perform and show everybody what you're capable of.
come very far and few. So one thing I knew for sure, that I'm going to seize this opportunity and make the most of it. But I knew it's not going to be easy, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने not only कभी अपने लाइफ में छोटी करियर में नहीं प्ले किया है, बट मैं इस किरदार के आसपास भी आई वॉज नॉट एक्विंटेड और फेमिलियर टू एनीथिंग और एनीवन अराउंड दिस. गांव की लड़की, मुस्लिम लड़की, ऐसी लड़की जिस पे अत्याचार होता है अपने पति से, अपने इन-लॉज से. It was difficult, it was traumatic to say the least. And I hadn't been anywhere close to this, so I knew it's going to be difficult because I've not experienced this. I was I think lucky, fortunate, or I think both director and producer believed in me, gave me this opportunity. But fortunately, like I said, this character for me was a journey. जब मैं ये फिल्म शूटिंग के दौरान, in fact I think 5th या 6th day था, जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके वैनिटी में बैठी थी, and I realized something and I broke down. I just realized how close this is to what my mother had been through. सकीना इज अ कैरेक्टर जो अंदर से बहुत अकेली है. ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन. उसका एक ही घर है जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर वो दबेगी, अगर ये मान लेगी कि वो कमज़ोर है, तो उसे और दबाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कमज़ोर को और दबाया जाता है. सो शी पुट्स ऑन दिस फसाड, दिस आर्मर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग. एक नाटक करती है वो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. जब उस पर हाथ उठाया जाता है, वो हाथ रोक लेती है. So I drew parallels to my mother. When I was young, in fact when I was 20 days old, my mother had to make a very very difficult decision, I can say. उनके in-laws ने मेरे पिताजी ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि मुझे लड़की नहीं चाहिए. And I was the second girl child, मेरी एक बड़ी बहन थी. तो या आप ये लड़की को रख लें या फिर इस घर में रह लें. उनको ये ऑप्शन दिया गया था, उनको कोई चॉइस नहीं थी. या आप इनको मार दें बच्ची को, हमको लड़की नहीं चाहिए, या इनको ऑर्फनेज में आप दाखिला कर दें इनका. हम कलकत्ता में रहते थे और मेरी माँ, आई डोंट नो, hats off to that lady, she took that very strong, brave and courageous decision of taking Didi and me and walking out of the house and never look back after that. उन्होंने सोचा नहीं, एक बार भी मुड़ के ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. क्योंकि 80s का ज़माना ये था जहाँ आपको बोला जाता था कि एडजस्ट करो, आपका घर वो है, you know, somehow घर मत तोड़ो. But I don't think she thought any of those. She just walked out of the house and brought us up alone. And I think Sakina के द्वारा, but Sakina is not able to be that strong and take that decision of going out of the house. That's when I broke down and realized how powerful and brave my mom's decision was. So for me, this was a very, very cathartic journey of understanding my mother's sacrifices that she's made for us kids. That's what brought me very, very close to this character Sakina. And I have played Sakina from, literally every fiber of my body. Because इतने empathy से कमल सर ने स्क्रिप्ट लिखी है that, there are so many layers and so many beautiful relatable layers. ये actually गाँव की लड़कियों की कहानी है. But I'm telling you, everybody will be able to relate to all of these characters at some level. That's my guarantee. So Sakina for me is not only a character, Jahan Charyar is not only a movie for me, and I'm really saying this and I really mean it, that for me it's been a journey, and it's been a beautiful, very, very satisfying journey, and I can't be thankful and more grateful to both of you for this, and for these wonderful girls, Meher, we are missing today, for being a part and gifting me such a beautiful journey and such amazing, memorable experiences. It's really helped me as an individual, as an actor, and I'll always be grateful. So thank you so much. आप देखें और आप प्लीज सपोर्ट करें. थैंक यू. मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी इन्होंने जो फिल्म के बारे में कहा. एक छोटी सी बात कहूँगी कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक आदमी ने लिखी है इतनी सहानुभूति से, इतनी बारीक तरीके से, इतने सटीक तरीके से. महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन का अनुभव होता है वो इतने खूबसूरती से, इतने मॉडल रूप से इन्होंने कैप्चर किया है, और इतनी जानकारी के साथ. जानकारी जब मैं कहती हूँ, मैं फिजिकल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावनात्मक जानकारी की बात कर रही हूँ. इतनी भावनात्मक जानकारी से कमल जी ने ये किरदार रचे हैं, ये दुनिया रची है, ये सीन लिखे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक पति लिखे हैं. ये एक
और यही खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बात होती है विमेन सेंट्रिक ऐसा वैसा, बहुत मेरे लिए उम्मीद की बात है, खुशी की बात है कि दो मर्द विनोद बच्चन जी और कमल पांडे जी ने ये कहानी को लेग्स दिए हैं, ये कहानी को विंग्स दिए हैं, जिसमें 4 महिलाओं के अनुभव, जो एक तरीके से न सिर्फ इस देश के और हमारे समाज की सारी महिलाओं का अनुभव है, मैं कहूँगी साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई जो सब कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है उसकी सारी महिलाओं का अनुभव है। क्योंकि मुझे लगता है विवाह और महिला और पारिवारिक जीवन जाति, धर्म, भाषा, प्रांत विशेष या इवन देश विशेष अनुभव नहीं होते हैं महिलाओं के लिए। ये एक बात। मेरा अपना जो किरदार है, शिवांगी नाम है मेरे किरदार का। आज तक मेरे करियर में और शायद मेरी जो पब्लिक इमेज है उसमें भी उसके बिल्कुल विपरीत ये किरदार है। मेरे सारे रोल आज तक थोड़े दबंग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट रहे हैं, पर्सनैलिटी से भरे हुए रहे। उनकी भी पर्सनैलिटी है। शिवांगी इतनी दब्बू है बेचारी, वो डरी हुई है ज़िंदगी में, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है और उसके ज़िंदगी का एक ही भय है कि मेरे पति नाराज़ हो गए तो क्या होगा। उसकी पेट लाइन है, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं। मुझे लगता है ये ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में ये शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। ऑफकोर्स मैंने अपने माता पिता से परमिशन ली जब मैं छोटी थी या उनके साथ रहती थी, पर 10 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ तो किसी से परमिशन लेने का मौका ही नहीं मिला। शादी तो खैर नहीं हुई तो वो, और पता नहीं अगर मतलब आई डोंट नो शादी में अगर लोग परमिशन ले रहे हैं अपने स्पाउसेस से, अब आप जो शादीशुदा हैं वो बताइएगा। मेरे लिए बहुत अच्छा था ये चैलेंज था कि क्या मेरा जो निजी चरित्र है और मेरा जो स्क्रीन पर चरित्र दिखाई पड़ता है और मेरा जो ट्विटर पर चरित्र है, क्या इन सारे के बैगेज के साथ मैं शिवांगी जैसे किरदार को कर भी सकती हूँ, और क्या आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं वो स्वरा नहीं शिवांगी है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए। जैसे इन्होंने कहा इन्होंने अपनी माता जी को याद किया, मैंने अपनी नानी जी को याद किया। नानी से मैं बहुत क्लोज थी, वो अक्सर अपने वैवाहिक जीवन के अर्ली जो साल थे उनकी कहानियाँ मुझे सुनाती थी, और वो मैंने शिवांगी पढ़ के को कहा कि आपने मुझे मेरी नानी को जिंदा करने का मौका दिया है। ये इमोशनल जर्नी। दूसरा जो आपका सवाल है, पैमाना मेरा नहीं है। जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस किस्म के विश्लेषण वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। मेरे पैमाने कभी मेरे नहीं होते। मेरा काम, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके कह रही थी ये जो आपने बॉयकॉट की बात कही। So my first question was for Pooja. So yes, years ago when you started out as a beauty queen, and you already mentioned this, that you shared a very inspiring story about your mother. So is it fair to say that Sakina is a cathartic experience for you for your younger God self? Like I just told you, it was forever. I've been grateful to my mother, and I've never been able to compliment. I was never able to compliment what mom went through. But when I was undergoing the journey of Sakina, कि सकीना इतनी स्ट्रॉन्ग है, सकीना आज की लड़की है, लखनऊ में रह रही है, छोटे मलिहाबाद में रह रही है, पर आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रही। लेकिन मम्मी ने तब लिया। कैसे लिया होगा यार? She didn't know where she's going to go. In fact, when she went back to her maternal house, she was asked to go back. She said, "आप ऐसे कैसे 2 लड़कियों को लेके आ गए?" I'm not going to name who said this, but they said, ये कहाँ पैकेज 2 पैकेजेस को कहाँ लेके आ गए? फेंक के मार उसके मुंह के ऊपर। This was what was told to my mother. So while playing Sakina, सिर्फ सकीना आज की लड़की है और अकेली है, मेरा कोई बच्चा है, सकीना का कोई बच्चा नहीं है, और वो आज भी ये कदम नहीं उठा पा रही, मम्मी ने तब उठाया था। So that's why it was so I couldn't comprehend, and I don't think I can ever comprehend the level of her sacrifices and what she's been through, what trials, tribulations, tribulations she must have gone through. In fact, आज तो सोसाइटी बहुत ही काइंड है, आई फील। तब तो आसपास के लोग बात करते थे, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो किया होगा, पति ने छोड़ दिया। तो for me it was a very very emotional journey. I've always loved my mother, I've always admired her guts, her courage, but coming closest to what she must have gone through, this Sakina helped me realize that and experience that, and I think I'll always be very thankful to her. Like I said, that a part of Sakina will always be with me, inside me. So definitely very 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 cathartic experience for me. Hi ma'am, my name is Akash, I'm from filmykida.com. So सबसे पहले तो आप लोगों को congratulations, जो आपने कटाक्ष आपके कैरेक्टर में जो मूवी में दिया है वो बहुत ही कमाल का है। I personally liked it.
सो मेरा सवाल आप तीन से दो शब्द में आपसे जानना चाहता हूँ कि मॉडर्न बहू जो आपके आज के ज़माने की जो बहू है, तो वो उसकी क्या छवि होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ तीनों से दो शब्द में। स्टार्टिंग फ्रॉम सोरा मैम, ऑफ कोर्स। आप 3 कुंवारी लड़कियों से क्यों पूछ रहे हो कि मॉडर्न बहू की छवि क्या होनी चाहिए? अब बहुएं बताएंगी उनकी छवि क्या होनी चाहिए। आने वाले टाइम में आप बहू बन सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरी माँ बड़ी खुश होगी आपके लिए, क्या वो बड़ी दुआएं देंगी आपको। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी रिश्ते में जो आपका अपना निजी चरित्र है और आपका निजी, जिसको सेल्फहुड कहेंगे, आप जो इंसान हैं, उसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए। आई थिंक जो हमारी फिल्म में कमल जी ने और जो एक अनुभव बताया है गृहिणियों का, वो ये है, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली हमारे देश की महिलाओं की अच्छाई है। वो उनका दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे लगता है, और जिस किस्म के संस्कार हम देते हैं लड़कियों को कि अच्छे रहो, सेवा करो, ख्याल रखो, जिम्मेदारी लो दूसरों की, कभी अपनी नहीं। हमेशा सारे जो संस्कार गर्ल चिल्ड्रन को मिलते हैं, वो होता है कि बाहर की तरफ आप अपना सारा एनर्जी, अपना सारा एफर्ट बाहर की तरफ देते रहो। तो और चूंकि सिंसियरली एक सच्चाई के साथ मुझे लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स ये आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन लार्जली स्पीकिंग औरतें जो होती हैं, उनका बड़ा, माएँ पत्नियाँ, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक, और चीज़ मैंने ये अपने आसपास जो अपनी फैमिली में पाया है, तो मुझे लगता है वो अपने अर्नेस्टनेस में, अपने डिवोशन में, सेवा भाव में खुद को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में आपके लिए भी जगह होनी चाहिए, एंड आई थिंक कि वो अंडरस्टैंडिंग आप परिवार में होनी चाहिए। वो जरूरी नहीं होना चाहिए कि सारे टाइम औरत ही बोलते रहे कि मुझे ये दो, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे, अरे आप दे दो ना यार अपने आप ही। आप भी तो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पतियों को और सास ससुर, जो ननद, भौजाई, वगैरह सारे लोग जो हैं, जेठ वेठ, हमारे तो परिवार भी बड़े होते हैं, तो सारे लोगों को भी खुद सोचना चाहिए। सो आई थिंक दैट अगर वो टू वे चीज़ हो जाएगी, सो दैट्स वो एक अच्छी चीज़ होगी। बाकी कुछ साल बाद बताऊंगी मैं आपको अपना। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि मॉडर्न बहुओं की क्या छवि होनी चाहिए, राइट? मैं आपको बताती हूँ कि एज पर मी, या मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अगर अर्बन बहुओं को देखा जाए, इफ नॉट 90%, about 60-70% वर्किंग विमेन होती है। सो देयर इज अ यूनिट वेयर द मेल मेंबर एंड द फीमेल मेंबर बोथ गो टू ऑफिस एंड बोथ वर्क। लेकिन अगर सुबह दोनों सेम टाइम पर उठते हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहले उठे और खाना बना के डब्बा पैक करके दे, राइट और रॉन्ग? अगर दोनों सेम टाइम पे नौकरी से वापस लौट करके आ रहे हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो किचन में जाकर खाना बनाए, राइट और रॉन्ग? सो ये छवि है, राइट? आई थिंक दिस इज ग्रेट, नो प्रॉब्लम, बट मर्द को भी कभी हेल्प कर लेना चाहिए। इफ देयर शुड बी इक्वालिटी, इट शुडंट बी अ वन वे स्ट्रीट। दिस इज व्हाट आई फील। और जहाँ तक फिल्म की बात है, ये लड़कियाँ जो है, लाइक आई टोटली अग्री विद हर, आवर कंडीशनिंग इज सच कि लड़कियों को यू नो वी आर सपोज्ड टू बी और मेंट टू बी मोर गिविंग, एंड मेन आर टॉट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सो अपनी आइडेंटिटी खोना, दूसरों के हित में, दूसरों के सर्विस में, आई थिंक वी शुड डू दैट। वी women should not do that, not snatch anything, but hold on to ourselves what we have, our identity. हम बहुत इंटरेस्टिंग बात कल बोल रहे थे, जैसे हर घर में माँ सबसे एक रात पहले पूछ लेती है, सुबह पूछ लेती है, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे। हम तो कभी मम्मी से नहीं पूछते, मम्मी आपको जो बनाना है आप वो बना लो, लेकिन माँ she doesn't make कि आज मेरा ये मन हुआ तो मैंने बना लिया, right? So I think we women should leave little bit of lives or keep something for ourselves too. ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। मुझे एक्चुअली ये नई बहू को नहीं पूछना चाहिए, ये सारे न्यू हस्बैंड्स को पूछना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपने काम किया घर का, उसके लिए थैंक यू एक्सपेक्ट मत करो। ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि आप मदद करेंगे, एंड इट बी एन इक्वल रिलेशनशिप फ्रॉम एवरीबडी इन द हाउस। मतलब रिस्पेक्ट तो है, ऑफ कोर्स वो देंगे एक दूसरे को, बट दिस क्वेश्चन इज टू द न्यू हस्बैंड्स
नॉट टू द न्यू बॉर्न्स। इसलिए शादी नहीं हो रही हमारी। ये भी बता दो। Hi Shikha. Hi. My question to you and Swara तीनों से है। बट मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी स्वरा जी से कि जिस तरीके से आपने बोला कि आपकी इमेज जो बनी हुई है बहुत अच्छी है, आपसे तो मैं भी इंस्पायर हुई, बड़ा मजा आता है आपको फिर जवाब देने में। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि आपने और स्वरा मैम ने साथ में काम किया हुआ है ऑलरेडी, और वो भी 4 फ्रेंड्स की ही कहानी है। एक बार दोबारा आप लोग आए हैं साथ में, आपकी और अभी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन पूजा मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूजा जी के साथ शिखा और स्वरा मैम? खुद ही डर गए पहले। थोड़ा भरोसा करो अपने ऊपर। मुझे पता है यार ये स्वरा और मैं ना इतने अच्छे दोस्त हैं ना कि हर दोस्ती की फिल्म जो होती है उसमें वी हैव टू बी। इस फिल्म में मेरी एक पुरानी यार थी जो है स्वरा, और 2 नए यार मिले जो है मेहर और पूजा। इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फ्रॉम द वर्ड गो, क्योंकि हमारी सेकंड रीडिंग के बाद हम एक डेट पे चले गए द 4 of us, एंड नेवर हैव आई एवर गेम शुरू की और सारी हिस्ट्री, फ्यूचर, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस सब डिस्कस कर गए। And I really think that the 4 of us really connected really well, and it was so much fun. We always had each other's backs, so I had an absolutely fantastic time with them. And apparently I'm a headmistress. Just want to let you know. We all have titles by the way. कुछ बहुत फर्क नहीं है मेरे जवाब में। शिखा दोस्त रही है वीरे दी वेडिंग के टाइम से, और शिखा बड़ी जिम्मेदार दोस्त है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती शिखा की बदौलत है। शिखा ने एफर्ट करके जो साल बीते उसमें इन टच रहने की बिल्कुल पूरी कोशिश करी, और शिखा बहुत अच्छा एडवाइस देती हैं। आपको कभी जिंदगी में कुछ आप दिक्कत से गुजर रहे हो जरूर शिखा जी से पूछिएगा, वो बिल्कुल एग्नी आंट है सबकी। मेहर और पूजा से हम इस सेट पे मिले, पहले कभी नहीं मिले थे, पर पहले 2 रीडिंग में समझ में आ गया था कि ये भी बहुत मजेदार लड़कियां हैं। और आई थिंक हम सब ने, मतलब ऑफ कोर्स सबको मजा आया, वो सब नहीं कहूँगी। एज एन एक्टर मैं फिल्म में वापस आऊँगी, आई थिंक सबको ये ब्रीफ समझ में आ गया था कि इस फिल्म में फ्रेंडशिप जो है वो सोल है इस फिल्म का, और अगर हम अपनी केमिस्ट्री क्रैक नहीं कर सकते तो हम ये फिल्म के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि आई थिंक कि कमल सर ने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि दैट इज वेरी क्लियर। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस मेड दैट एफर्ट ऑल्सो, एंड मतलब सब शरीफ अच्छे लोग ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा इंसान था इस ग्रुप में। सारे ही अच्छे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो अच्छे लोग तो एक दूसरे से दोस्ती कर ही लेते हैं आसानी से। बहुत मजा आया, सबका अपना अपना चरित्र है। शिखा हमारे ग्रुप की हेडमिस्ट्रेस हैं, कोई भी गलती हो या कोई भी कुछ ज्यादा शरारत करे तो वो रोक लेती हैं। ये हमारी रेसिडेंट डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट, ग्लूटेन फ्री बिस्किट, ये सब इनके पास रहता था। महर जो आज है नहीं हमारे साथ, वो स्पिरिचुअल गुरु है हमारी, टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जी क्लेंजिंग ये सब करती हैं। कमल जी हमारे ग्रुप के जिसे कहते हैं ना रॉक, वो रॉक है हमारे, कोई बिल फेस पे कुछ कोई पोकर फेस रह के कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन सबके दिक्कतें सॉल्व करेंगे। और विनोद जी पैसा निकालना थोड़ा सा, चाट पापड़ी, खाना, होटल के कमरे, सब हमारी सारी जो दिक्कतें, जरूरतें, परेशानियां विनोद जी ने झेली, हमारे डिमांड झेले। और मैं क्या हूँ इस ग्रुप में, देखिए मैं हर ग्रुप में, चाहे वो सोशल मीडिया का ग्रुप हो या यहाँ ग्रुप हो, मैं मेरा काम है वहाँ पे जिसे कहते हैं ना थोड़ा केओस क्रिएट करना। तो मैंने इन्हें थोड़ा तंग किया, इन्होंने मुझे झेला, ये मेरा काम था। बट नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं ये फिल्म मेरे लिए ब्लेसिंग है, एंड आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल। आई थिंक वी विल ऑल रिमेन ग्रेटफुल टू विनोद जी एंड कमल जी कि हमें लिया उन्होंने, खास करके विनोद जी और कमल जी कि मेरे को उन्होंने ले लिया सारे कंट्रोवर्सी के बावजूद, डर नहीं लगा इन्हें, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Hi guys, my question is to Shikha. Shikha, I just want to know that does body shaming still exist in Bollywood, and have you faced some issues like that? I think body shaming exists everywhere, and of course everywhere. And I don't think it's particular to somebody who looks like me. I think everybody in their lives must have gone through it some time or the other. I'm sure you might have gone through it some time or the other. I don't think we need to discuss that too much. I think we just need to move ahead and let's talk about the achievements one has made. So ये रुकना चाहिए, right? रुक जाएगा, don't worry. The more we talk about it, the more we discuss it, and the more we don't keep focusing on just like body shaming तो है ना, नहीं है, but move ahead from it ना. Let's look at
whoever's been body shamed, let's look at their achievements. Let's look at how far they have come. Let's celebrate that. Let's stop asking women about their bodies. I don't know any male actor who's been asked about their body as much as women actors have been. So let's start there by stop asking that question, maybe. Alright, thank you. Okay, विनोद जी, आपको इसमें मूवी में आपने प्रोड्यूस किया है मूवी को, so आपको क्या इसमें ऐसा दिखा कि आपने इस मूवी को प्रोड्यूस किया? थैंक यू। ये फिल्म इस समाज की एक वास्तविकता है, सच्चाई है। हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर मोहल्ले की ये कहानी है। मैं कोई भी फिल्म बनाने से पहले उसको खुद एनालिसिस करता हूँ, क्या ये कहानी मेरे घर में कहीं घटी है, मेरे मोहल्ले में कोई घटी है या दिख रही है। आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑफ दिस फिल्म। जैसे मेरी प्रीवियसली फिल्में रही हैं, जैसे शादी में ज़रूर आना, आप लोगों ने तन्नू बैट्समैन मूवी देखी होगी, गिन्नी बैट सनी। तो मैं समाज के किसी न किसी पहलू को लेकर एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी सभी फिल्मों में रहा है। ये फिल्म वाकई में इस देश में हर महिला को देखनी चाहिए। दैट्स वाई आई पुट ऑन 75 रुपीज़ टिकट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम मर्द लोग जाके फिल्में देख आते हैं दोस्तों के साथ, महिलाएं बेचारी फिल्में नहीं देख पाती हैं, उनके पास उतनी स्थिति भी नहीं होती है, उतने खर्चे भी नहीं होते हैं कि वो जाके इस वक्त इस माहौल में वो फिल्म जाके देख पाएँ। तो मैं सभी महिलाओं से, इस देश की सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी करिए, आप ये फिल्म देखिए, आपको अपना जीवन इसमें दिखेगा। मैं कह सकता हूँ कि जितनी लाइफ या जितनी सेक्रीफाइस ये महिलाएं करती हैं, दुनिया में शायद कोई नहीं कर सकता है। इन महिलाओं में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, सारी दुनिया छुपी हुई है, उसे हमें देखने की मर्दों को बहुत ज़रूरत है। वो जब पैदा होती हैं तब वो अपनी माँ पे आश्रित होती हैं, जब वो 8-10 साल की होती हैं तो उन्हें भाई चाहिए सुरक्षा के लिए, जब वो बड़ी और होती हैं तो बाप चाहिए शादी के लिए, फिर जब वो दूसरे घर में जाती हैं तो उसे चाहिए पति खर्चे के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए, फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चों पर आश्रित होती हैं, सारा जीवन उनका डिपेंडेंट होता है। फिर जब वो मर भी रही होती हैं तब भी ये समाज ने सिखाया है कि काश मेरी चिता को आप ही लगा दें। तो सारा जीवन उनका जो है ना, वो दूसरों पे आश्रित है, वो दूसरों के लिए जीती हैं, वो अपने लिए नहीं जी पाती हैं। मैंने इस फिल्म में दिखाने की पूरी कोशिश की है कि आप आधा घंटा भी अपने लिए जियो, एक दिन भी अपने लिए जियो, 24 घंटे कम से कम एक दिन अपने लिए सोचो और अपने लिए जियो। दैट इज माई थॉट ऑफ फॉर दिस फिल्म, दैट्स व्हाई आई मेक दिस फिल्म। मुझे इसमें मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा देश दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई मेक दिस फिल्म। कमल जी, मेरा सवाल आपसे इधर। कमल जी, जब आप कहानी लिख रहे थे तो आपके मन में जो है ये किरदार जो आपने इसमें लिए हैं, ये पहले से चल रहा था या बाद में आपने चयन किया? एक बात तो ये, दूसरा ये, सौंदर्य प्रोडक्शन हमेशा अच्छी अच्छी फिल्में देती आई है, तो इसमें आपका जो है बच्चन जी से कॉन्टैक्ट किस तरह से? देखिए, सौंदर्य प्रोडक्शन से मेरा रिश्ता इस फिल्म से पहले से है। मैंने इससे पहले सौंदर्य प्रोडक्शन के लिए शादी में ज़रूर आना लिखी थी, तो वो फिल्म लिखी थी, उसी फिल्म से हमारा रिश्ता बना। और इस फिल्म में ये जो किरदार है ना, इनको मैंने बचपन से देखा है। और मैं जहाँ मैं बड़ा हुआ, फिर जहाँ मैंने पढ़ाई की, बहुत सारी जगहों पे, तो और मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने जो है ना इन किरदारों को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से कहीं ना कहीं महसूस किया उनकी तकलीफ़ों को, और उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया। और ये कहानी जब मैं लिख रहा था तो जैसा स्वरा कह रही थी कि मैं बहुत जिम्मेदारी से लिख रहा था। मुझे मालूम था मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिस पे 100% सच्चाई होनी चाहिए। तो मैंने इस पर पूरी कोशिश की कि जो इस कहानी की का भावनात्मक पहलू है, जो इसकी सच्चाई है, वो कहीं से भी जो है ना झूठी ना लगे, और ये वो कहानी बने जो हर दिल को टच करे। पूरी कोशिश यही की। सशक्तिकरण पर जो बहुत पिक्चरें बनी है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी पिक्चरें बनी है, तो ये भी एक उसी तरीके की जैसे कोशिश करेगी दिखाने की। तो ऐसा क्यों है कि पुरुषों के लिए क्यों नहीं मतलब कोई ना कोई ऐसी पिक्चर लाई जाती है कि महिलाओं के लिए लाई जाती है? तो क्या 100 साल से आप पुरुष प्रधान फिल्में ही देख रहे हैं।
महिलाओं को सिर्फ गाना गाने के लिए बुलाया जाता है। कौन सी फिल्म में आपने महिला प्रधान फिल्म देखी है, मुझे बताइए। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हैं जैसे महिलाओं को फिल्मों में हीरोइन को सिर्फ डांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी स्पॉट को दिखाने के लिए फिल्में बनती है। महिला प्रधान आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं है, बहुत कम बनी है। एक थी तनुवर्ष मनु, जो पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखी उस फिल्म को, उसमें कुछ सच्चाई थी। फिर मैंने एक फिल्म बनाई शादी में जरूर आना, उसमें भी एक लड़की जो कहती है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे, वो भी एक महिला प्रधान फिल्म। तो फिल्म समाज में हर तरीके की चीजें हैं जो महिलाओं के पास 50% पॉपुलेटिव हो। हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ पब्लिक है, 50% महिलाएं हैं, तो कितनी फिल्में महिलाओं के ऊपर बनी है? 4, 5, 2, 3। सच्चाई वाली फिल्में कहां बनी है? आप बताइए कौन सी फिल्म आपने देखी है लास्ट 5 साल में जो महिला प्रधान फिल्म है जिसमें हम कह सकते हैं वो सच्चाई है? अब नाम लेना तो ठीक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या होता है ना, महिलाएं भी बहुत तरीके की हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाएं हैं। अगर चलती है तो पुरुष एक बार दब ही जाएगा। नहीं ऐसा ये है कि कोई भी मूवी अभी इस टाइम पे जो आ रही है उनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज पैरेलल चल रही है। इस मूवी के साथ भी जैसे इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों ने बोला कि महिलाओं को बिगाड़ने वाली जो पूरी स्क्रीन प्ले करने की कोशिश की जा रही है, क्या हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसे, अगर लड़कियां ट्रिप पर जा रही हैं और वो इंजॉय करना चाह रही हैं, अपने अंदर के स्ट्रेस को कम करना चाह रही हैं और इस तरह की मूवी अगर बन रही है, तो जो लोग इस तरह की चीजें बोल रहे हैं कि महिलाओं को बिगाड़ने की कोशिश है, अगर इस तरह की मूवी आएगी तो समाज की महिलाएं बिगड़ेंगी और अपने घर के अंदर इस तरह की चीजें शुरू कर देंगी, ऐसे लोगों को आप 3 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, चौथा यहाँ पर गायब है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी क्या जवाब देना चाहिए? देखो, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहे। हमारा काम है समाज का आईना। हम नेता नहीं हैं, हम भाषण नहीं दे सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, जो समाज में घट रही हैं घटनाएं, उस फीलिंग्स को हम पर्दे पे लोगों को दिखा के बता सकते हैं, देखो ये वास्तविकता है। तो ये सच्चाई है और सच्चाई की तरह से ही फिल्म देखिए। महिला और पुरुष ये जीवन के 2 अंग हैं, ये 2 चीजें हैं, इनके बगैर एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि महिलाएं दबी हुई रहें सारा जीवन और पुरुष हमेशा अपने तरीके से सोचे। उनको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको भी थोड़ा सोचने दीजिए, उनके भी ड्रीम को फुलफिल होने दीजिए। आखिर वो तो मैंने आपको बता दिया कि लाइन में कि सारा जीवन उनका डिपेंडेंट है, टिल जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो डिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा उनको, उनके लिए भी इज्जत दीजिए, उनके लिए सम्मान दीजिए। वो सम्मान के हकदार हैं, वो हमारी माँ हैं, वो हमारी बहनें हैं। और मेरे लिए हिंदी सिनेमा इज सिनेमा, हमारे लिए बॉलीवुड नहीं है। हमारे लिए बहन और सिस्टर में बहुत डिफरेंस होगा। आप कभी सोच के देखिए, हमारे लिए माताजी और मॉम में बहुत डिफरेंस होगा हमारे सिनेमा में। हमारे में पिताजी और डैड बहुत डिफरेंस होगा। ये जब इन 4-5 वर्ड को सोच लोगी तो आपको हिंदी सिनेमा के बारे में पता चल जाएगा और बॉलीवुड के बारे में पता चल जाएगा। और जस्ट सॉरी, चूंकि आपने बिगड़ने की बात की, बहुत सही कहा, क्योंकि जब वीरे दी वेडिंग आई थी यही इल्ज़ाम वीरे दी वेडिंग में भी लगा था। तो मुझे सवाल वापस पूछना है दर्शकों से कि यार आपको अगर महिलाएं थोड़ा एंजॉय करती हुई दिख जाएं, अपनी ज़िंदगी जीती हुई दिख जाएं, एक पार्टी करती हुई दिख जाएं, तो आप ये क्या बिगड़ रहा है? ये यही मानसिकता है ना कि आपको लगता है कि आपका समाज टिका हुआ है महिलाओं को कंट्रोल करने में, उनके शरीर को कंट्रोल करने में, उनके चॉइसेस को कंट्रोल करने में, उनके वो अपने रहन सहन का ढंग, कपड़े पहनना, क्या वो खाती हैं, किससे मोहब्बत करती हैं, किससे शादी करती है। सो ये जो मानसिकता है ना सर, ये जो मानसिकता है ये हम चैलेंज भी नहीं कर रहे यार, हम इसी मानसिकता की दुनिया की कहानी बता रहे हैं। इस फिल्म में माइक भी खुश नहीं है, औरतें ज्यादा बोल रही हैं। इस फिल्म में एक्चुअली कोई झंडा, पर्चा, मोर्चा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्वरा भास्कर टाइप की फिल्म नहीं है। ये विनोद बच्चन और कमल पांडे जी और शिखा और बाकी लोगों वाली ये कहानी है। ये एक खूबसूरत कहानी है और 100 साल से जब आपके नायक और जब आपके पुरुष किरदार
यही काम कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, गाली दे रहे थे, दिल तोड़वा रहे थे, आग वायलेंस कर रहे थे, या कंफ्यूज थे, या एंग्स्टी थे, एंग्री यंग मैन, मतलब हमारे एक पूरा दौर एंग्री यंग मैन, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। भाई आपकी हीरोइन कंफ्यूज हो गई थोड़ा तो हो बिगाड़, समाज ही बिगड़ रहा है और पुरुषों के हक छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, आई जस्ट फील एंड आई विल से इट वेरी क्विकली, मुझे लगता है ये आइडिया कि अगर एक वर्ग बराबरी मांगे या बराबरी पे आ जाए तो दूसरा वर्ग नीचे चले जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू। हमें समाज को एक वर्टिकल लाइन, हायरार्किकल नहीं देखना चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह देखना चाहिए कि सारे वर्ग एक लेवल पे आ जाएं। आई फील एंड आई थिंक उसका स्पेस पॉसिबल है। So I'm Pooja Bharti from One World News. I have a question for Swara for you. So हमने देखा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं कमाल कर रही हैं, outstanding all women are. So how Hindi cinema has changed for women through years? For women through years? हाँ, for women through years. सालों से कैसे हिंदी सिनेमा महिलाओं के लिए बदल रहा है? नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो कि मैंने अभी जिसका जिक्र किया कि अब आपको हमेशा महिला किरदार ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखते थे, या तो हीरोइन जो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल देवी का एक अलग रूप है, या वैम्प जो बिल्कुल ही वैश्या है और सारे अवगुण और तामसिक जो गुण है वो सब उसी के अंदर है, और एकदम बहुत ही बदचलन और हर किस्म की बुरी चीज है। और धीरे धीरे पुरुष के लिए वो ग्रे का स्पेस जो था वो सिर्फ आपके पुरुष किरदार के लिए था। पिछले 10 साल में आपने देखा है कि वो जो ग्रे का स्पेस है जो हर इंसान के अंदर होता है, हाँ आप अपनी लिव्ड रियलिटी, अपना जो लिव्ड अनुभव है, कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और पूरी तरह से बुरा नहीं होता, वो सिर्फ मतलब भगवान ही पूरी तरह से सारे गुणों के साथ हो सकते हैं, इंसान नहीं होता है। तो आई थिंक कि वो जो ग्रे का स्पेस है जिसपे वर्चस्व पुरुषों का था इतने सालों से, मैं सिर्फ फिल्मों की बात कर रही हूँ, हमारी फिल्मों ने पिछले 10 सालों में वो जगह दी है महिलाओं को, एंड दैट्स द बिगेस्ट चेंज, एंड दैट चेंज हैज हैपेंड बिकॉज कैमरे के पीछे भी ज्यादा महिलाएं आई हैं, एंड बिकॉज आपकी जैसी महिलाएं जो दर्शक हैं और आपने अपनी आवाज उठाई है बाय सोशल मीडिया, बाय द रिव्यूज यू आर राइटिंग, बाय योर ट्विटर कमेंट्स, बाय किसी ने हेलो ये यू नो व्हाटएवर, जो सो दैट आई थिंक इज द प्रोसेस, एंड दैट्स द बिगेस्ट चेंज। And I think the biggest change also that has happened is that the men in the room have taken notice of this and allowed that space and that conversation and that, you know, without it being such a stressful thing or conflicted thing. And the films have worked. Yeah, Every time they are working. It's very important for films like Veere Di Wedding and Jahacharya to make money. Yes. Because then a person like Vinod Bachchan, तो ये बेचारे काफी ये फिर भी थोड़े अच्छे हैं, पर एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन है उसे लगेगा कि वो मुनाफा देखेंगे, उन्हें लगेगा कि देखो फिल्म काम कर रही है, सब्जेक्ट काम करे तो और बना सकते हैं। So that's why also it's important that these films make money. Hi, this is Ishika from Hindustan Darpan. मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, ना उनके पास 4 यार होते हैं, ना गोवा जाने का कोई चांस होता है, ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो बाहर आके बता सकें या बात कर सकें, और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो शायद आपकी मूवी तक पहुंच भी ना पाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तीनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि फिल्म देखकर आपको गोवा ही जाना है, और ये भी जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि गोवा ही आपको जीने का रास्ता बताएगा। ठीक है, आपको ये प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं ये फिल्म देख करके कि अपने बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए। रिश्तों के बीच में रह करके भी अपना अस्तित्व बचाना पड़ता है, अपनों के बीच रहकर भी अपना अस्तित्व बचाना पड़ता है। ये सोच अगर मिल गई ना तो फिल्म का मैसेज करेक्ट हो जाएगा। मुझे याद है, मैं उस बात पे आता हूँ, आप शायद ये सवाल कर रही थी कि बेटियाँ बिगड़ रही हैं। मुझे बहुत पहले, नहीं लोग कह रहे हैं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ भाई। मैं एक फैमिली में कुछ समय के लिए पीजी था, तो उनकी बेटी बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, तो उनकी एक बुआ आई हुई थी घर में, और वो बहुत हंगामा कर रही थी कि बिगड़ जाएगी लड़की है वो, तुम क्या समझ रहे हो, यहाँ से इलाहाबाद से उतनी दूर कैसे जा सकती है। तो फादर ने बहुत अच्छी बात कही थी उनकी माँ को। माँ ने बोली देखो दीदी जितनी बातें कर रही हैं, फादर ने कहा था बिगड़ेगी नहीं, उसे कैसे जीना है शायद सीख जाएगी, समझ जाएगी उसे आगे जीना कैसे, बिगड़ेगी नहीं। बेटियाँ बाहर निकलती हैं, बिगड़ती नहीं है, जरूरी नहीं कि बेटियाँ बाहर निकलेंगी तो बिगड़ ही जाएंगी,
हो सकता है वो जाग जाए, हो सकता है वो उनको समझ ज़्यादा मिले कि हमें अपनी लाइफ जीने का अपने तरीके से कैसे जीना है। लड़की को हक होना चाहिए उसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, ये अधिकार मर्दों को नहीं मिलना चाहिए। वो टाइपकास्ट वाला सवाल उन्होंने पूछा था। मुझे लगता है सर टाइपकास्ट होने के डर से अगर हम चॉइसेस करेंगे तो हम कोई रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्क हर रोल के साथ रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है हम में से कोई भी शायद नहीं, ये कोई भी निर्णय लाइफ में भय के बेसिस पे नहीं लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है हम सब ने अपने करियर्स में रूल्स तोड़े हैं और हम सब ने अलग अलग किस्म का काम किया है। मैं अपने करियर के बारे में तो बोल ही सकती हूँ कि हर वो काम किया जो लोगों को लगा कि अरे इसमें ये रिस्क है, उसमें वो रिस्क है। अगर आप सारे नियम तोड़ दोगे ना तो वो आप किसी बॉक्स में टाइपकास्ट कर ही नहीं सकते, आप फिट ही नहीं आ रहे कहीं पे, तो फिर आप अपनी जर्नी बनाइए। तो ये मेरा मानना है।